इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ के अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। मेरे हाथ में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की लिखी हुई किताब बृहत्तर भारत है और इस किताब के पहले अध्याय का शीर्षक है भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक संक्रमण। शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए जरूरी है कि हम जानें कि भूगोल का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह से भारत की संस्कृति एक मिलीजुली संस्कृति बनी। अपने अध्याय की शुरुआत वे कवि वत्स भट्टी की रचना से करते हैं। वे कवि वत्स भट्टी के लिखे हुए एक संस्कृत पद से अपने पाठ का आरंभ करते हैं। वे लिखते हैं, चतुष्मुद्रांत विलोल मेखलाम सुमेरु कैलास वृत पयोधराम वनांत वांत स्फुट पुष्पहासिनीम कुमार गुप्ते पृथ्वीम प्रशासति। भारत की यह तस्वीर चौथी पांचवी सदी के मंदसौर के गुप्तकालीन अभिलेख में कवि वत्स भट्ट ने खींची है। चार समुद्र जिसकी लहराती मेखला बनाते हैं, सुमेरु और कैलाश पर्वत जिसके विशाल पयोधर हैं, दूर तक फैले वनों में खिले फूलों के माध्यम से जो पृथ्वी निशंक मुस्कुराती है, उस पृथ्वी पर स्वामी कुमार गुप्त शासन करते हैं। समकालीन महाकवि कालिदास ने पूर्व पश्चिम और दक्षिण के सागरों का उल्लेख तो किया है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का, पर यह चौथा समुद्र कौन सा है यह बता सकना कठिन है। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि जिस हिंद महासागर की दोनों भुजाएं पूर्व और पश्चिम से बढ़कर एक और बर्मा, मलय तथा हिंदेशिया के प्रायद्वीपों और द्वीप समूहों को और दूसरी ओर फारस तथा अरब पर टूटती लहराती है, उसी के चतुर्भागों से वत्स भट्टी के इस संदर्भ का संबंध है। ये सीमाएं उपनिषदों के ब्रह्मर्षि देश और स्मृतियों के आर्यावर्त के बाद पहली बार भारत के समूचे विस्तार को स्पष्ट करती हुई उसके परिवेश को प्रस्तुत करती हैं। भारत के उत्तर में एशिया के और देशों से उसको उत्तरी और मध्य भाग से अलग करता उसका प्रहरी हिमालय खड़ा है, जिसे कालिदास ने पृथ्वी का मानदंड कहा है, जो देश के उत्तरी विस्तार को मापता हुआ सा पूर्व और पश्चिम के समुद्रों में डूब गया है। उसकी उत्तर पश्चिमवर्ती कराकोरम की पर्वत श्रेणी भारत को पामीरों से अलग करती है, जिसे बामे दुनिया अर्थात संसार की छत कहते हैं। हिमालय कराकोरम के चित्राल के पास सिंधु नद की प्रबल धारा से खेलता व्याल की भांति कुंडल बांध हिंदू कुश में खो जाता है। पूर्व की ओर उसकी श्रृंखलाएं तिब्बत को अपने अंक में भरती बर्मा के व्यापक वन विस्तार में खो गई हैं। तिब्बत से दूर पश्चिम लद्दाख के पठार और कराकोरम के बीच वह जोर कुल का सरोवर है, जिसकी ऊर्मियां अच्छोद सरोवर की लहरियों की तरह जब हिम के गल जाने से निर्बंध हो पर्वतीय हवा के संयोग से विहरने लगती है, तब निर्मल स्वादु जल की अनेक धाराएं उससे निकलकर दसों दिशाओं में बह चलती हैं। इन्हीं धाराओं में चार धाराएं गंगा, सिंधु, वक्षु जिसे आमुदरिया कहते हैं और सीता जिसे यारकंद कहते हैं की है।
नीचे के मैदानों की भूमि से आकाश में स्थित गिरि शिखरों की छाया में फैली उपत्यकाओं को सहज ही देवभूमि कहा गया है। ऋषियों की उस तपोभूमि को भारतीय संस्कृति ने भूरी भूरी सराहा है। वैसे धवल मस्तक हिमालय की पर्वत श्रेणी से अनंत जलधाराएं जो नीचे के मैदानों से उत्तर पूर्व के सागर की ओर बह चलती हैं, उनसे उत्तर भारत का समूचा भूप्रांतर उर्वर होता है। देश के 7 पर्वत फिर उसे अनेक भागों में बांट देते हैं। विंध्याचल की श्रृंखला देश के मध्य में लंबायित पड़ी है, जिसका पश्चिमी भाग पारियात्र, जो आज अरावली कहलाता है, मेवाड़ के संस्मरणीय उस श्रृंग की उत्तुंग और समतल भूमि रचता है जिस पर चित्तौड़ का दुर्ग खड़ा है। मित्रों, जब चित्तौड़ का नाम आता है तो हमें महाराणा प्रताप याद आते हैं। जब चित्तौड़ का नाम आता है तो महाराणा प्रताप से पहले हमें पद्मिनी याद आती है। उपाध्याय आगे लिखते हैं, चित्तौड़ का दुर्ग खड़ा है, उसके साए में वह माध्यमिका बसी है जिसकी राह बाहर से आने वाली सिंध में बसी दुर्दम जातियां मालवा और उज्जैनी की ओर चली आती थीं। अगस्त्य ऋषि के पौराणिक परंपरा के उस शिष्य विंध्य की पाद भूमि में सतपुड़ा विशीर्ण पड़ा है और इधर उसी विंध्य की पूर्वी ग्रंथि मेकल से नर्मदा का आविर्भाव होता है। मित्रों, आप सुन रहे हैं कि कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग किया है डॉक्टर उपाध्याय ने। कितना लालित्य है उनकी भाषा में और वे किस सुंदर तरीके से भारत की महिमा गा रहे हैं। वे लिखते हैं, नर्मदा के सागर संगम पर कभी भृगुकच्छ यानी भड़ोच अवस्थित था, जो मिस्र, रोम, अरब और ईरान के नाविकों का समान लक्ष्य का पत्तन था। पत्तन माने बंदरगाह। उज्जैनी की मंडियों में समूचे देश के विक्रयार्थ संसार के बाजारों से वस्तुएं जो धारासार बरसती थी, वे सागरगामी पोतों से उतरकर पहले इसी भृगुकुच्छ के बंदरगाह में उतरती थीं। ताप्ती भी नर्मदा की भांति पश्चिम सागर में ही लीन हो जाती है और दक्षिण में पूर्व सागर में गिरने वाली गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की धाराएं हैं। गोदावरी दक्षिण की गंगा है, जिसके तीर नासिक की गुहाओं में 7 वाहनों की प्रशस्तियां खुदी है और जहां पर वह पंचवटी है, जिसकी छाया में रामायण की सीता ने कभी वनवासी पति के साथ निवास किया था और जो लंकाधिपति द्वारा वहीं से अपहृत हुई थी। कृष्णा के कांठे से निकलकर आंध्र सातवाहनों ने उत्तर और दक्षिण तथा सागर पर्यंत पूर्व और पश्चिम की भूमि पर शासन किया था। कावेरी के उत्तर और दक्षिण में पूर्वी समुद्र तक चोलों और पांड्यों ने, पल्लवों ने खड्ग से कभी कीर्ति लिखी। पश्चिम के सागरवर्ती केरलों ने न केवल यूरोपीय जातियों की रसोइयों को एला, लरबग और काली मिर्च की सुगंध से सुवासित कर दिया था, बल्कि जब बर्बर किजीमोत अलारिक ने रोम के कैसरों की अमर नगरी के कुलीनों की प्राण रक्षा के बदले काली मिर्चों का मोल मांगा, तब 37 मन मिर्च देकर केरल ने उसकी रक्षा की। और वह ताम्रपर्णी की धारा जो सुदूर दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के प्रायः आर पार बहती है, उसके सागर संगम पर जो अनंत संख्या में श्वेत मोतियों का संभार झरता था, उससे कभी रोम की नागरिकाओं का सीमंत सजता था। उनके परिधान के आंचल भरे जाते थे। महेंद्र पर्वत उत्कल और कलिंग की रीढ़ बन गया है,
जिसके परिवेश को परस कर महानदी बहती है और जिसके शिखरों से सुवर्ण रेखा की वह धारा साफ चमकती है, जिसके पुलिनों की रेत से सोने के कण चुने जाते थे। पूर्व की ओर सागरवर्ती पर्वतमाला जहां तहां टूट गई है, पर महाबलीपुरम जैसे भूखंड भी हैं जिनके तन को संवार कर मंदिरों की आकृतियां बनी, जिनके बहिरंग पर मूर्तों की अनंत संपदा बिखरी। और पश्चिम की ओर जहां विंध्य की दक्षिणी मेखला समाप्त होती है, वहां से सह्याद्री और मलयाद्री की उत्तुंग मालाएं दक्षिण की ओर दौड़ पड़ती हैं। सह्याद्री में कला के पारखियों ने पारिजातों की परंपरा के परे अजंता की गुहाएं खोदी है, जिनके अंतरंग चितेरों की तूलिका ने सह्याद्री में कला के पारखियों ने पारिजातों की परंपरा के परे अजंता की गुहाएं खोदी हैं, जिनके अंतरंग चितेरों की तूलिका ने विविध रंगों से रंग दिए हैं। मलयगिरी के तरुओं से जो मिर्च के फल टूटकर गिरते हैं, कवि कालिदास का कथन है, वे भूमि तक नहीं पहुंच पाते, कारण कि उन्हें तीक्ष्ण जिह्वा तोते बीच में ही अपनी चोंच में रोक लेते हैं। और जिस मलयवात की बात संस्कृत के कवियों का उल्लास बन गई है और जिसे प्रातः परसकर उत्तरापथ के निवासी रोमांचित हो आते हैं, उसकी मूल भूमि चंदन के वनों से व्याप्त यह मलयाद्री ही तो है। दोनों ओर पूरब और पश्चिम के सागरवर्ती आंचलों में ताल वृक्षों की घनी हरी कतारें कुमारी की सागर संधि तक दौड़ती चली गई हैं। ताड़ों के श्यामायित वनों की ये पतली पंक्तियां इतनी मनहर हैं कि उनके संयोग से काव्यों के प्रकरण ललित हो उठे हैं। यही भारत भूमि है, सागरवर्ती गिरिवर्ती, जिसकी सीमाएं सागरों और पर्वतों से कस गई हैं। फिर भी पूरब और पश्चिम में कुछ द्वार ऐसे भी हैं जो कालांतर में जातियों के संक्रमण में सहायक हुए हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि भारत में जो आक्रांता आए, वे इसी रास्ते से आए थे। एक अंग्रेजों को यदि आप छोड़ दें तो आप पाएंगे कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, वे इन्हीं द्वारों से हुए हैं जो भारत के पश्चिम में हैं। आगे लिखते हैं डॉक्टर उपाध्याय, पश्चिम में हिंदू कुश की भित्ति को चीरकर खैबर का दर्रा बना है, जो अफगानिस्तान के उद्यान और भारत के गंधार का संयोजक है। उत्तर दक्षिण में बोलन का दर्रा है, जो ईरान को बलूचियों की राह सिंध से मिलाता है। हिमालय में कैलाश की ओर पर्वतमाला में जो क्रौंच रंध्र यानी नीति पास है, वह पुराणों की परंपरा में परशुराम के बाण की चोट से कट गया था। उस राह न केवल हंसों की पातें मान सरोवर की ओर पर मारती निकल जाती हैं, बल्कि उसी राह मानकों की कतारें भी संक्रमण करती रही। उससे सटा पूरब की ओर असम की घाटी से उत्तर भारत का वह अरुणाचल नामक प्रदेश है, जिसे हम आजकल अरुणाचल लिखते हैं। उससे सटा पूरब की ओर असम की घाटी से उत्तर भारत का वह अरुणाचल नामक प्रांत है, जिसकी भूमि पर भोट बसते हैं, तिब्बतियों से भिन्न भारत के भोट। असम की घाटी के पूर्व बर्मा, मलय, शाम, कंबुज, चंपा, लाओस और वियतनाम के वे वन प्रधान देश हैं, जिनकी दिशा से आने वाली मंगोल जातियों ने अपने किरात पीत रक्त से दूर पूर्वी भारतीय अंचल को नए रंग से भरा था। उसी दिशा से स्थल के मार्ग जाने वाले भारतीयों ने उन पूरब के देशों में अपनी संस्कृति फैलाई थी। असम की घाटी में ही पद्मा बहती है, ब्रह्मपुत्र का वह शक्तिम नद बहता है,
जिसका जल फटते ही अरुणार्क की किरणों के छूते ही लाल हो जाता है। लोहित, जिससे उसका नाम सार्थक ही लौहित्य हो जाता है। उसी लोहित्य के तीर गुवाहाटी का वह नगर है जिसका प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष इस कारण था कि वहीं पहले पहल प्रकाश की रश्मियां प्राची के आकाश से फूटकर धरा पर भारत में सबसे पहले बरस पड़ती थी। असम प्राचीन भारत का काम रूप है, जहां मानवों के मन की सारी कामनाएं पूरी हो जाती थी और जिसका नाम बार बार पूरब के माध्यम से उत्तर भारत के पश्चिमी भागों के लोक गीतों में आता है। शंकित पत्नियां पूरब जाने वाले अपने पतियों को सावधान करती हैं कि उधर मायाविनी नारियां बसती हैं, जिनका रोमांचक रूप मोह लेता है और पश्चिम के नरों को भरमाकर मेष यानी भेड़ा बना लेता है। तो मित्रों, यह प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पहले पाठ का पहला खंड था। हम दूसरे खंड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।